सोचिए एक ऐसे बिजनेस की जहां फाउंडर हर साल करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन उसका अपना ही परिवार मतलब उसके ही बनाए हुए कंट्रोल और ईगो के जाल में घुट रहा है। और अब इसके बिल्कुल विपरीत एक और तस्वीर देखिए। जहां बिजनेस बहुत ही बोरिंग होता है। हाँ, एक ऐसा बिजनेस जो बाहर से देखने में एकदम उबाऊ या बोरिंग लगता है, जैसे पेज बनाना या सेफ्टी हेलमेट बनाना, लेकिन वो शांति से एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर रहा है जो पीढ़ियों तक राज करेगा। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है और अक्सर हम ना उस चमक दमक के पीछे छिपने वाली असली सच्चाई को देख ही नहीं पाते। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे पास रिलायंस के पूर्व वीपी और मास्टर्स यूनियन के चेयरपर्सन राजीव गुप्ता के एक बेहद दिलचस्प इंटरव्यू के नोट्स हैं। जी। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। भारतीय बिजनेस, फैमिली एम्पायर्स और पर्सनल फाइनेंस की उन परतों को उधेड़ना जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपी रहती हैं। हम समझेंगे कि रिलायंस जैसी B2B कंपनी ने B2C मार्केट में ऐसा दबदबा कैसे बनाया और क्यों वो फैंसी स्टार्टअप्स अक्सर उन बिजनेसेस से हार जाते हैं जिन्हें दुनिया बस बोरिंग मानती है। इस अध्ययन की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ किताबी बातों या सिद्धांतों पर नहीं टिका है। ये बताता है कि पर्दे के पीछे असल में काम कैसे होता है, सफलता का विज्ञान क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात, टॉप पर पहुंचकर भी लोग कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे उनका पूरा एम्पायर ताश के पट्टों की तरह ढह जाता है। सही कहा। तो इस एम्पायर की बात करने से पहले इसकी नींव से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर किसी इंसान को अपने खुद के पैसों का मैनेजमेंट ही नहीं आता तो वो करोड़ों का बिजनेस क्या संभालेगा। बिल्कुल। नोट्स में पर्सनल फाइनेंस को लेकर शाहरुख खान की एक स्ट्रैटेजी का जिक्र है जो मैं पढ़ रही थी और मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, शाहरुख खान की अप्रोच इंसुलेशन यानी बचाव पर आधारित है। आसान भाषा में समझें तो आपको अपनी पर्सनल वेल्थ और बिजनेस के रिस्क के बीच ना एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी करनी होती है। अच्छा। बिजनेस का स्वभाव ही अस्थिरता, कभी ये आसमान छूता है तो कभी पाताल में गिरता है। अगर आपने इस दीवार को नहीं बनाया है तो बिजनेस के एक बुरे दौर से आपकी पूरी जीवन शैली, आपके बच्चों की शिक्षा और परिवार की सुरक्षा दांव पर लग सकती है। मतलब अगर कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाए तो उनके घर की बिजली नहीं कटनी चाहिए। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन शाहरुख खान तो एक बहुत बड़ा नाम है। जो लोग आम जॉब कर रहे हैं, जो खुद अपने दम पर पैसा बना रहे हैं, उनके लिए ये दीवार कैसे बनेगी? देखिए, उनके लिए इस नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है। सैलरीड क्लास के लोग अक्सर अपने खर्चे कम करने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन आप खर्चों को कितना ही काट लेंगे, उसकी एक सीमा है ना। हाँ, वो तो है। असली गेम टॉप लाइन यानी अपनी आमदनी बढ़ाने में है। अपनी स्किल्स पर काम करके अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। साथ ही रेनी डे यानी बुरे वक्त के लिए एक ऐसा फंड होना चाहिए जिससे आप मतलब कभी भी हाथ ना लगाएं। हम्म। और एक बहुत दिलचस्प सलाह इसमें यह भी है कि 20 या 30 की उम्र में घर खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अरे वाह, ये तो बहुत आम धारणा के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि वो आपकी लिक्विडिटी यानी नकद पैसे को फंसा देता है और युवा उम्र में लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। समझ गई। यहाँ निवेश का एक बड़ा सटीक ब्रैकेट भी दिया गया है। मुझे इस पे थोड़ी और स्पष्टता चाहिए। स्रोत कहता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो म्यूचुअल फंड्स, 10 लाख है तो म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड। जी। लेकिन जब बात 1 करोड़ की आती है तो अचानक से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस यानी PMS, गोल्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात होने लगती है। 1 लाख और 1 करोड़ की रणनीति में ये तकनीकी अंतर क्यों है? इसे ऐसे समझते हैं, जब आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप बस वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको एक अनुशासित सिस्टम चाहिए। म्यूचुअल फंड ना एक पब्लिक बस की तरह है, वो एक तय रास्ते पर चलती है, सब उसी में बैठते हैं। अच्छा, बस वाला उदाहरण बढ़िया है। हाँ, लेकिन जब आपके पास 1 करोड़ की पूंजी आ जाती है तब आपकी जरूरतें बदल जाती हैं। तब आपको उस बस की नहीं बल्कि एक प्राइवेट ड्राइवर की जरूरत होती है जो आपके खास रिस्क और लक्ष्य के हिसाब से गाड़ी चलाए। ओहो, और यही काम PMS करता है? बिल्कुल। और रही बात गोल्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की, तो वो हेजिंग के लिए है। जब शेयर बाजार गिरता है तो आमतौर पर सोना बढ़ता है। ये आपके 1 करोड़ रुपए को एक झटके में डूबने से बचाता है। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना कि पर्सनल फाइनेंस किसी इमारत की नींव की तरह है और बिजनेस उसकी भारी भरकम छत की तरह। एकदम सही। यानी पैसे को सुरक्षित रखना पहला कदम है, लेकिन सिर्फ पैसा सुरक्षित रखने से तो एम्पायर खड़ा नहीं होगा।
मान लीजिए किसी के पास परिवार से मिला हुआ सीड कैपिटल है और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। यहाँ स्रोत में 1000 दिनों का नियम बताया गया है। क्या आप इसे थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? ये नियम बिजनेस की दुनिया का सबसे कड़ा और सबसे जरूरी अनुशासन है। अगर आपको बिजनेस के लिए परिवार से पैसा मिला है तो अगले 1000 दिनों तक यानी लगभग 3 साल तक आपको उस बिजनेस से एक भी रुपया अपने निजी खर्च के लिए घर नहीं ले जाना है। एक भी रुपया नहीं? जी। और इसका दूसरा पहलू यह है कि आपको अपने परिवार से 1 रुपया और मांगना भी नहीं है। उसी शुरुआती पूंजी के भीतर आपको बिजनेस को कैश पॉजिटिव बनाना है। मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। मैं यूं कहूँ कि मुझे ये थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। 3 साल बहुत लंबा समय होता है। अधिकतर युवा उद्यमी तो शायद पहले 6 महीने में ही हाथ खड़े कर देते हैं। क्या अधिकतर युवा उद्यमी वेदर फोरकास्ट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट और कैश फ्लो का सही अनुमान न लगा पाने के कारण डूब जाते हैं? बिल्कुल, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे वर्किंग कैपिटल के विज्ञान को नहीं समझते। कैसे? सोचिए, एक युवा को रेस्टोरेंट खोलना है। वो अपनी 80% पूंजी महंगे इटालियन मार्बल, फैंसी लाइटों और इंटीरियर डिजाइन पर खर्च कर देता है। हाँ, जो अक्सर हम देखते हैं शहरों में। बिल्कुल। वो भूल जाता है कि पहले 6 महीने जब कोई ग्राहक नहीं आएगा तब भी शेफ की सैलरी, बिजली का बिल और किराया तो देना ही होगा ना। इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। 1000 दिनों का नियम आपको मजबूर करता है कि आप सिर्फ शो ऑफ पर पैसा ना बहाएं। मतलब एक कुशन बनाकर रखें। हाँ, एक ऐसा वित्तीय मॉडल बनाएं जो बुरे वक्त में भी बिजनेस को जिंदा रख सके। और सबसे बड़ी बात, अगर 1000 दिनों में ये कैश पॉजिटिव नहीं होता तो अपनी ईगो को किनारे रखकर उसे बंद कर देना चाहिए। ये बहुत ही क्रूअल है, लेकिन सच्ची बात है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि किसी ने 1000 दिन सर्वाइव कर लिए और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी है। इंसान की फितरत है कि वो कुछ ग्लैमरस करना चाहता है, कोई एआई स्टार्टअप या कोई शानदार कैफे। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत एक बिल्कुल ही उल्टी दिशा में इशारा कर रहे हैं। असली पैसा बोरिंग बिजनेस में क्यों है? क्योंकि बोरिंग बिजनेस में रिपीटेबिलिटी होती है। ये मतलब एक ही काम को बार बार करने की क्षमता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका एक कस्टमाइज्ड इवेंट मैनेजमेंट का काम है। हर नए क्लाइंट के लिए आपको एक नई थीम सोचनी है, नए वेंडर्स खोजने हैं। ये ऐसा है जैसे हर दिन नया कुआं खोदना और फिर पानी पीना। हाँ, इसमें तो बहुत ऊर्जा जाएगी। इसके विपरीत मैन्युफैक्चरिंग को देखिए। आपने एक बार एक स्क्रू या वॉशिंग मशीन का एक पुर्जा डिजाइन किया, उसकी डाई बनाई और अब मशीन वही पुर्जा दिन में 10,000 बार बना रही है। तो मतलब कोई नया डिजाइन नहीं, कोई नया ड्रामा नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, ये बहुत ही उबाऊ है। लेकिन इसी रिपीटेबिलिटी में स्केल है और उसी स्केल में असली वेल्थ है। तो अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो कौन से ऐसे बोरिंग सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय के टॉप सेक्टर्स हो सकते हैं? इस विश्लेषण में कुछ बहुत ही स्पष्ट सेक्टर्स की पहचान की गई है, जैसे वर्कर सेफ्टी इंडस्ट्री, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी गियर। ये तो सुनने में सच में बहुत नीरस लगता है ना? लेकिन कारखानों के बढ़ने के साथ इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। इसके अलावा ESG, पर्यावरण, स्थिरता और शासन, इसे सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित मत समझिए। ये एक बहुत बड़ी कंप्लायंस इंडस्ट्री बन रही है। अच्छा, और क्या? साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड, बायोफार्मा जैसे एंटी एजिंग रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट बनने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। मतलब एक पूरी पीढ़ी, आज की जेनजी पीढ़ी जिसका अटेंशन स्पैन बस कुछ सेकंड्स का है, क्या उनके लिए 20 साल तक एक ही उबाऊ काम में टिके रहना संभव है? क्या लोग सीधे जाकर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा सकते? सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना तो आर्थिक आत्महत्या के बराबर है। बाप रे, इतना बड़ा रिस्क? हाँ, 20 से 30 साल इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको सप्लाई चेन की कमजोरियां समझनी होती हैं। रोड मैप ये है, सबसे पहले ट्रेडिंग से शुरुआत करें, दूसरों का माल बेचें और समझें कि बाजार क्या मांग रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्टिंग में जाएं। इस पूरी प्रक्रिया में आपको सप्लाई चेन के 2 हिस्सों, इनबाउंड यानी कच्चा माल और आउटबाउंड यानी तैयार माल का वितरण, इनकी कमजोरियां दिखने लगेंगी। इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण दे सकते हैं आप? बिल्कुल। मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन के पार्ट्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप देखते हैं कि चीन से आने वाली एक खास मोटर हमेशा लेट आती है, जिससे पूरी असेंबली लाइन रुक जाती है। अब आपको मार्केट का एक गैप मिल गया है। हाँ, एक कमजोरी पकड़ में आ गई। बस जब आप इस गैप को भरने के लिए सिर्फ उस मोटर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, तब आप असल में एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। यह अनुभव किसी बिजनेस स्कूल में नहीं मिलता, ये बाजार में धक्के खाकर ही आता है। इसीलिए इसमें एक पूरी पीढ़ी का समय लगता है।
तो जो लोग इस 20 साल के ग्राइंडिंग से गुजर जाते हैं वो एक बिजनेस तो बना लेते हैं, लेकिन बिजनेस को एम्पायर में बदलना और उसे पीढ़ियों तक बचाए रखना बिल्कुल अलग खेल है। यहीं पर स्रोत में दी गई टाटा और अंबानी की केस स्टडी सबसे ज्यादा काम आती है। जी, टाटा ग्रुप 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। उनके कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो उन्हें वेल्थ का एक ऐसा इंजन बनाते हैं जो कभी रुकता नहीं? टाटा के 4 मुख्य सीक्रेट्स हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका बहुत रणनीतिक है। पहला, वो खुद को मालिक नहीं, कस्टोडियन यानी संरक्षक मानते हैं। रुकिए, इस कस्टोडियन मानसिकता का बिजनेस के प्रॉफिट से क्या लेना देना? मैं कुछ समझी नहीं। बहुत बड़ा लेना देना है। जब आप खुद को कस्टोडियन मानते हैं तो आपका ईगो कंपनी के फैसलों के बीच में नहीं आता। अच्छा। आप वो फैसले लेते हैं जो कंपनी के भविष्य के लिए सही हों, ना कि आपकी अपनी शान बढ़ाने के लिए। दूसरा है समाज को वापस देना, यानी CSR। तीसरा, कर्मचारियों का ध्यान रखना। और चौथा, जो सबसे अहम है, अपने वैल्यू सिस्टम से कोई समझौता ना करना। इस चौथे पॉइंट पर मुझे एक शंका है। भारत जैसे देश में जहां कई बार काम निकलवाने के लिए स्पीड मनी या रिश्वत की बात आती है, वहां टाटा का ये उसूल क्या उनके बिजनेस को धीमा नहीं कर देता? शॉर्ट टर्म में शायद हाँ, उनका बिजनेस धीमा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का मैकेनिज्म देखिए। जब दुनिया की कोई भी ग्लोबल कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तो उन्हें पता होता है कि टाटा के साथ काम करने में लीगल रिस्क एकदम शून्य है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल। ये उसूल उनके चारों ओर एक ऐसा ट्रस्ट मोड या भरोसे की खाई बना देता है जिसे कोई और कंपनी पार नहीं कर सकती। यही उनकी असली ताकत है। ये एक बहुत ही मजबूत नजरिया है। लेकिन अगर हम विकास और आक्रामकता की बात करें तो अंबानी परिवार की रणनीति बिल्कुल अलग दिखती है। मुझे यहाँ एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत आकर्षक लगा। मैं सोच रही थी कि आप इसे थोड़ा समझाएं। हाँ, एस्केप वेलोसिटी भौतिक विज्ञान का शब्द है जिसका मतलब है वो गति जिससे कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है और फिर कभी वापस नीचे नहीं गिरता। मतलब ग्रेविटी से आजाद। बिल्कुल। बिजनेस की दुनिया में गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कैश बर्न, मार्केट का क्रैश होना या छोटे मोटे फेलियर। रिलायंस ने खुद को इतना बड़ा और मजबूत बना लिया है कि अगर उनका कोई मल्टी करोड़ का प्रयोग फेल भी हो जाए ना, तो वो उन्हें दिवालिया नहीं कर सकता। अक्सर लोग सोचते हैं कि अंबानी परिवार के पास गोल्डन हैंड है कि वो जिस चीज को छूते हैं सोना बन जाती है। लेकिन धीरूभाई अंबानी का जामनगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट कुछ और ही कहानी कहता है। हाँ, वो प्रोजेक्ट रूथलेस एग्जीक्यूशन यानी निर्मम निष्पादन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सलाहकारों ने चेतावनी दी थी कि अगर ये रिफाइनरी फेल हुई तो पूरा रिलायंस जीरो हो जाएगा। बाप रे। लेकिन उन्होंने वो बड़ा रिस्क लिया और उसे सफल बनाया। और यही डीएनए हमें मुकेश अंबानी के फैसलों में भी दिखता है। रिलायंस एक विशुद्ध B2B कंपनी थी। पेट्रोकेमिकल्स उनका मुख्य काम था। वहां से जियो और रिटेल के जरिए B2C मार्केट में राज करना कोई छोटा मोटा दांव तो नहीं था। उन्होंने ये कैसे किया? इसका जवाब उनकी ग्लोबल थिंकिंग में छिपा है। अगर उन्हें पेट्रोल पंप या रिटेल चेन खोलनी है तो वो ये नहीं देखते कि भारत की दूसरी कंपनियां क्या कर रही हैं। तो वो क्या देखते हैं? वो दुनिया के बेस्ट फ्रेंचाइजी मॉडल्स को अपना बेंचमार्क बनाते हैं। जैसे उन्होंने 7-Eleven के मॉडल का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। वो सिस्टम्स और प्रोसेस बनाने में यकीन रखते हैं। समझी। आज उनकी तीसरी पीढ़ी इसलिए इतनी सफलतापूर्वक एम्पायर को संभाल रही है क्योंकि बिजनेस को परिवार के डीएनए और एक वेल ऑयल्ड मशीन के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से बांटा गया है। वेल ऑयल्ड मशीन, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। एक तरफ रिलायंस और टाटा जैसे सफल एम्पायर्स हैं और दूसरी तरफ ऐसे हजारों फैमिली बिजनेस हैं जो हर दिन आंतरिक कलह और ईगो के कारण बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। इस अध्ययन में इसे लाला कल्चर का नाम दिया गया है। ये लाला प्रॉब्लम असल में काम कैसे करती है? डेटा बताता है कि 50% से अधिक नई पीढ़ी अपने पुश्तैनी बिजनेस में आना ही नहीं चाहती। 50%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसका कारण बिजनेस का बोरिंग होना नहीं है। इसका असली कारण है घर के बुजुर्गों, मतलब पापा, चाचा, ताऊ, उनका रवैया बहुत ओवर बियरिंग होता है। इसे गॉड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। मतलब उन्हें लगता है कि सब कुछ वही चला रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि बिजनेस उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, नई पीढ़ी को कोई ऑटोनॉमी नहीं दी जाती। तो जो नई पीढ़ी समानता जानती है वो वहां टिकेगी कैसे? और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है बेटियों का अधिकार। जी, आज की जेनजी के लिए ये बहुत स्पष्ट है।
अगर 2 बेटियां हैं तो दोनों को बराबर शेयर मिलना चाहिए, भले ही बिजनेस एक ही चलाए। ये तो कानूनी तौर पर भी सही है। कानूनी और नैतिक रूप से 50-50 का बंटवारा स्पष्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह भविष्य में बड़े विवाद या रिफ्ट का बीज बोता है। यह बस नैतिकता नहीं है, यह बिजनेस का गवर्नेंस फायरवॉल है। बिल्कुल। इस आंतरिक कलह को सुलझाने के तरीके भारत के अलग-अलग बिजनेस कल्चर्स में अलग-अलग है। जैसे स्रोत में मारवाड़ी और गुजराती कल्चर का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण किया गया है। हाँ, मारवाड़ी बिजनेस बहुत ही मेथोडिकल, पारंपरिक और पदानुक्रमित होते हैं। मतलब हायरार्किकल। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है पड़ता सिस्टम। मतलब रोज शाम को नफे नुकसान का सटीक हिसाब मिलाना। सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और इसके विपरीत गुजराती कल्चर कैसा है? गुजराती बिजनेस थोड़े अधिक उदार यानी लिबरल होते हैं। वहां की खासियत यह है कि महिलाएं बिजनेस स्ट्रैटेजी और इंट्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका लोगों को परखने का सेंस गजब का होता है। इसी तरह का एक अंतर दिल्ली और मुंबई के कल्चर्स के बीच भी बताया गया है। जी, दिल्ली के अमीर थोड़े लाउड और दिखावे वाले होते हैं, विजिबिलिटी पर जोर होता है, जबकि मुंबई के अमीर थोड़े शांत होते हैं। वहां बिजनेस में जो दिखता है वही मिलता है, मतलब पारदर्शिता ज्यादा है। तो अगर हम इस पूरी लाला प्रॉब्लम और अलग-अलग कल्चर्स को एक साथ रखें, तो मैं आपसे एक सीधा और तीखा सवाल पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। अगर नई पीढ़ी का डीएनए और इंटरेस्ट पुश्तैनी बिजनेस से मैच नहीं करता और लाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, तो क्या रोज-रोज के इस क्लेश से बचने का सबसे प्रैक्टिकल समाधान ये नहीं है कि कंपनी को बेचकर, मतलब वेल्थ अनलॉक करके, बच्चों को आजाद कर दिया जाए? देखिए, भारतीय समाज में इसे भले ही बुरा माना जाए, लेकिन प्रैक्टिकली यही सबसे सही रास्ता है। अगर बिजनेस से सिर्फ कलह हो रही है, तो समझदारी इसी में है कि कंपनी को बेचकर वेल्थ को अनलॉक कर लें और उन पैसों से बच्चों को वो करने दें जिसमें उनका इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही बात। तो सुनने वालों के लिए अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए पर्सनल फाइनेंस का अनुशासन, बोरिंग लगने वाले सेक्टर्स में लगातार मेहनत, 1000 दिनों का धैर्य और अपने ईगो को साइड रखकर काम करना पड़ता है। सही कहा। चाहे आप खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हों या फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हों, सही गवर्नेंस और बदलते समय के साथ ढलना ही आपको प्रासंगिक बनाए रखेगा। लेकिन जाने से पहले एक विचार मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहूंगी, जो शायद आज के हमारे इस पूरे निष्कर्ष को ही चुनौती दे दे। अच्छा, वो क्या है? अभी हमने बात की कि एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट बनने में और एक बोरिंग मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर खड़ा करने में 20 से 30 साल लग जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स आगे बढ़ रहे हैं, जब आने वाले समय में पूरी मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स स्वायत्त या ऑटोनॉमस हो जाएंगे, तो क्या पीढ़ियों तक चलने वाले उस बोरिंग बिजनेस का वो 20-30 साल का जीवन चक्र सिकुड़कर कुछ सालों का रह जाएगा? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या फैमिली बिजनेस एम्पायर का सदियों पुराना कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? इस बारे में जरूर सोचेगा।